माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टैली में ग्रुप के बारे में जानेंगे कि टैली में ग्रुप कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी ग्रुप है, कौन उसके सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, टैली प्राइम में कितने ग्रुप होते हैं इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं टैली में ग्रुप के बारे में जानकारी। सबसे पहले ग्रुप के बारे में हम देख रहे हैं कि ग्रुप जो है 5 भागों में बटा हुआ है। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, अकाउंट्स में हम लोग यदि किसी तरह की का एंट्री करते हैं तो इन चारों से ही रिलेटेड या इन पांचों से ही रिलेटेड किसी न किसी ग्रुप में हम लोग कार्य करते हैं। टैली प्राइम में टोटल 28 ग्रुप पाए जाते हैं, जिससे 15 ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होते हैं और सब ग्रुप 13 पाए जाते हैं। ठीक है, उसी का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि टैली में ग्रुप कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टैली में पांच जो है मेन ग्रुप हैं। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस 5 मेन ग्रुप होते हैं। 5 मेन ग्रुप में कैपिटल में देखते हैं तो कैपिटल में 2 ग्रुप बने हुए हैं। कैपिटल में दो ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, ये 2 मेन ग्रुप हैं। कौन कौन सा है? कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो खुद कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप पाया जाता है। कैपिटल का मतलब पूंजी और रिजर्व मतलब रिजर्व जो अमाउंट रखा जाता है, और जब सरप्लस मतलब जो उसमें और जुड़ जाता है, उसको अगर हम लोग को लेजर बनाना होगा तो इन ग्रुप में रखेंगे। यदि कैपिटल का लेजर बनाना होगा तो कैपिटल के ग्रुप में हम उसको एंट्री करेंगे। जब भी टैली में कैपिटल के क्रिएट करेंगे, कैपिटल क्रिएट करने पर किस ग्रुप में रखेंगे? कैपिटल में रखा जाएगा। ठीक है, इसको रिटेन अर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, टैली में रिटेन अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ग्रुप हैं, दोनों सेम है। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसी भी में ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर रिजर्व और सरप्लस में हम कोई लेजर बना रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप में रख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल का अगर लेजर बना रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कैपिटल में ही जाएगा। ठीक है, दूसरा है एसेट्स। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, ये भी क्या है? ये भी एक ग्रुप होता है। इन्वेस्टमेंट और इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, टैली में मुख्य रूप से करेंट और फिक्स्ड एसेट के बारे में हम लोग जानेंगे। करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का एसेट होता है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के रूप में अगर हम लोग कर रहे हैं एसेट, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक एसेट में ही जाकर जुड़ेगा। ठीक है, करेंट एसेट कितने प्रकार के हैं? स्टॉक इन हैंड। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? स्टॉक इन हैंड। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? जो हमारा सामान है उसको क्या कहा जाते हैं? स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को जो सामान रहेगा वह ओपनिंग स्टॉक पे जाएगा, 31 मार्च को जो होगा वह क्लोजिंग स्टॉक पे जाएगा। ठीक है, स्टॉक इन हैंड क्या है? एक एसेट है, करंट एसेट है, और ये किसमें जाकर जुड़ेगा? एसेट में। ठीक है, इसके बाद कैश इन हैंड। यदि कैश आपके पास है, ठीक है, तो वह क्या है? एक प्रकार का करंट एसेट है, और लास्ट में कहां पर जुड़ता है? एसेट में जुड़ता है। ठीक है, तो यदि किसी को कैश का लेजर हम लोग को बनाना होगा तो टैली में कैश का लेजर नहीं बनाते हैं। टैली में कैश का लेजर बना बनाया होता है। उसका ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड किससे जुड़ा है? करंट एसेट है। करंट एसेट किससे जुड़ा है? एसेट से। ठीक है,
इसके बाद डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब यह भी एक प्रकार का करेंट एसेट होता है। डिपॉजिट एसेट करेंट एसेट है, यह कहां पर जुड़ेगा? एसेट में, यानी संपत्ति में जुड़ेगा। इसके बाद बैंक। बैंक में रखा हुआ पैसा क्या है? करेंट एसेट है। बैंक में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं। सेविंग अकाउंट है, इसके बाद करेंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। ये सारे क्या हैं? करेंट एसेट में आएंगे। यदि बैंक में पैसा फिक्स किया गया है, वो भी क्या है? करेंट एसेट में आएगा। बैंक किस में जुड़ा है? करेंट एसेट में। करेंट एसेट किससे जुड़ा है? एसेट से। ठीक है। इसके बाद है सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री डेब्टर क्या होता है? वह व्यक्ति या वह संस्था जो हमसे कोई भी सामान लिया है और धन नहीं दिया है, या धन दिया है, या जिससे हमको धन लेना है, या हम किसी को उधार दिए होंगे। ठीक है। उधार यदि हम किसी को दिए हैं तो वो क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेब्टर्स। ठीक है। सन्ड्री डेब्टर का मतलब विविध। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? विविध। सन्ड्री डेब्टर विविध। ठीक है। कई प्रकार के, जैसे पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद कोई संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है। ठीक। इसके बाद है तो ये हमारा क्या है? यह एसेट है, यह हमारा करेंट एसेट है। यानी हमने किसी को पैसा दिया है तो हमको पैसा देगा, वह हमारी संपत्ति है, वह हमारा पूंजी पड़ा हुआ है, संपत्ति पड़ा हुआ है। तो करंट सन्ड्री डेब्टर किस में जाएगा? करंट एसेट में। करंट एसेट किससे जुड़ा है? एसेट से। इसके बाद लोन एंड एडवांस। ठीक है। यदि किसी को हम लोन दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं, एसेट दे रहे हैं, तो वह किस ग्रुप में जाएगा? करंट एसेट में। और करंट एसेट किससे जुड़ा है? एसेट से। इसके बाद लायबिलिटी का नंबर आता है। लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है? लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, करंट लायबिलिटी और लोन लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और लोन लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले होता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब दूरदर्शिता। यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मद बनाकर अगर हम धन रख रहे हैं, बड़ा कार्य है या छोटा कार्य है, तो उसके लिए अगर हम मद पैसा रख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब पहले से ही देखना। किसी भी चीज को करने से पहले क्या हुआ? देखना। देखने का मतलब क्या हुआ? उसमें धन अर्जित करना। ठीक है। नहीं तो कोई भी लायबिलिटी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अचानक हमको कोई भी कार्य करना होगा, ठीक है, तो हम उसको कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन का प्रयोग करते हैं। प्रोविजन किस में जुड़ता है? करंट लायबिलिटी में। इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्स। जितने प्रकार के टैक्सेज हैं, जितने प्रकार की ड्यूटी है, सारे टैक्स क्या है? लायबिलिटी में जाएंगे। किस लायबिलिटी में? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कहाँ जुड़ेगी? लायबिलिटी में जाकर जुड़ती है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार होता है, जिससे हमने कोई धन लिया है तो क्या कहलाएगा? लेनदार कहलाएगा। तो उसको धन लौटाना हमारा क्या है? दायित्व है। ठीक है। इसलिए किस में जुड़ेगा? करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी किस में जुड़ेगी? लायबिलिटीज में। ठीक है। ये हो गया लायबिलिटी। इसके बाद लोन लायबिलिटी, जो लोन से है संबंधित। ठीक है। इसमें पहला क्या है? बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट या ओपन क्रेडिट। ठीक है। ओवरड्राफ्ट अगर हम लोग यदि बैंक से लोन लेते हैं अपने अकाउंट से, तो अगर बैंक से लोन लिया है तो टैली में जब एंट्री करेंगे तो ओवरड्राफ्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओसीसी नियर अबाउट एक ही चीज होती है। ठीक है। तो बैंक ओडी और बैंक ओसीसी में अगर हम लोग लेते हैं, ओवरड्राफ्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वह यहाँ पर इस ग्रुप में जाएगा। और वो कहाँ जुड़ेगा? लोन में। और लोन किस में जुड़ेगा? लायबिलिटी में। यानी हमको वापस करना हमारा क्या है? दायित्व है। ठीक है। इसके बाद सिक्योर्ड लोन। बैंक हमको किसी सिक्योरिटीज के रूप में धन देता है, यानी कोई कागज हुआ या किसी के बदले, सामान के बदले अगर कहीं धन दिया जा रहा है, या किसी प्रकार का सोना चांदी के बदले अगर कोई लोन हमको दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या हुआ? जैसे किसी फ्रेंड है, रिलेटिव है, उससे अगर हम लोग कोई धन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रहती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। ठीक है। बैंक से लेते हैं ओवरड्राफ्ट अपने अकाउंट पर, तो बैंक ओडी, बैंक सिक्योर्ड लोन। यदि हम
कोई चीज रख कर हम लोग लोन लेते हैं तो सिक्योर्ड लोन, और बिना किसी गारंटी के या कुछ रिश्तेदार या फ्रेंड से, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। इसके बाद इनकम क्या होती है? आय होती है। व्यापार में आय होती है, वह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सेल के रूप में। यदि हम डायरेक्ट कोई आय कर रहे हैं तो किसमें जाकर जुड़ेगा? इनकम में। यदि कोई सामान हम लोग सेल कर रहे हैं तो सामान सेल कर रहे हैं तो वो भी किसमें जाकर जुड़ेगा? इनकम में। ठीक है। और इनडायरेक्ट अगर है, इनडायरेक्ट कोई अगर हम लोग इनकम कर रहे हैं तो वो भी क्या जाएगा? इसमें इनकम में जाकर जुड़ेगा। डायरेक्ट इनकम बहुत कम होता है, ज्यादातर इनडायरेक्ट इनकम ही हम लोग करते हैं। ठीक है। एक्सपेंसेज क्या होता है? एक्सपेंसेज को व्यय कहते हैं। इसको भी तीन पार्ट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेज। यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात आए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होता है? यदि हम कोई फैक्ट्री में, अगर हमारे पास फैक्ट्री है या यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर जो खर्च हो रहा है, वहां का बिजली का बिल या वहां का जो भाड़ा, ये सब क्या है? कोयला, गैस, ये सब जो चीज है वह डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आता है। इसके बाद कोई सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अभी एक प्रकार का एक्सपेंस ही करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होता है? जब फैक्ट्री से सामान दुकान पर आ जा रहा है तो वहां पर जो भी हम लोग खर्च करते हैं वह क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है। तो यह डायरेक्ट एक्सपेंसेज किसमें जुड़ेगा? एक्सपेंसेज में। परचेज किसमें जुड़ेगा? एक्सपेंसेज में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज किसमें जुड़ेगा? एक्सपेंसेज में। टैली में डायरेक्ट एक्सपेंसेज को एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम को इनकम इनडायरेक्ट, ऐसे करके भी दी ग्रुप लिखा हुआ है। दोनों का कार्य क्या है? सेम है। जैसे इनकम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेज डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है। ये जो ग्रुप है ये हम लोग लेजर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। टैली में मुख्य रूप से ये, अगर काम कहें कि अकाउंटिंग में कुछ मुख्य रूप से 5 ग्रुप पाए जा रहे हैं। कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेज। कैपिटल का मतलब पूंजी, एसेट मतलब संपत्ति, लायबिलिटी क्या हो गई? दायित्व, और इनकम के लिए आय कहेंगे, और एक्सपेंसेस को व्यय कहेंगे। ठीक है। ये इसको ब्रांचेज है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें कैसे कैसे हम इसको मतलब कि एक एक ब्रांच को कहाँ पर जाकर जुड़ रहा है, इसके बारे में आज हम लोग समझे हैं। ठीक है। कि कौन सा ग्रुप किससे रिलेटेड है, कौन सा सब ग्रुप किस प्राइमरी ग्रुप से रिलेटेड होता है। टैली में जो 28 ग्रुप हैं वही ग्रुप में से हम लोग कोई भी लेजर बनाएंगे। उसी में यदि हम चाहेंगे तो टैली में अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। टैली से संबंधित और वीडियो आपको आगे मिलेगा। अगर इस वीडियो से कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है। और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।